किसके साथ दाऊदनगर की जनता जा रही है, काराकाट की जनता किसके साथ जा रही है? दाऊदनगर की जनता इस बार निर्दलीय को चुनेगी। पवन सिंह उन्होंने कहा कि माले सदन से पहले सड़क पे संघर्ष करना चालू है। एकदम सही बात उन्होंने बोला कि ये सड़क पे बहुत जल्दी जाते हैं और खेत में भी बहुत जल्दी जाते हैं, लाल झंडा गाना जी। और बात रही जो परियोजना की, रेल परियोजना की, तो रेल परियोजना में हो सकता है कि इन्होंने मार्च किया होगा, लेकिन रेल चलाने में भी सबसे आगे यही रहे। तो पार्टी मारते रहते हैं आप, पलटी का परिभाषा पहले समझिए। सूझ से मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल जो एनडीए गठबंधन से कि वो अपने 10 साल के कामों को क्यों नहीं गिना रहे हैं? अमित शाह आए थे तो हम पीओ के ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ये ले लेंगे, उसको कर लेंगे। अरे 10 साल जो किए उसका बताइए ना। 2 करोड़ रोजगार कहा गया, 15 लाख कहा गया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं का हाल बा बिहार। इस वक्त हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊदनगर में हैं और हम डिबेट कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस पे हम सत्ताधारी दल के कैंडिडेट के प्रवक्ता से भी जानेंगे कि वो किस एजेंडे पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और विपक्ष से भी जानेंगे कि वो किस एजेंडे पर आए हैं, क्या करेंगे, और निर्दलीय प्रत्याशी के प्रवक्ता से भी जानेंगे। हमारे पास जो पैनलिस्ट है, बीजेपी के अश्विनी तिवारी आ जाए, यहाँ पे खड़े हो जाएं। माले से अनवर हुसैन जी हैं जो स्टेट कमेटी के सदस्य हैं, आइए। आरजेडी के देवेंद्र सिंह हैं जो प्रखंड अध्यक्ष हैं दाऊदनगर के। आरएलएम के पप्पू वर्मा जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। और पवन सिंह के जो समर्थक है, प्रवक्ता है कुणाल प्रताप, वो भी आ जाए। जेडीयू के संजय पटेल जी। अब हम सबसे पहले हम चलेंगे जो माले के कैंडिडेट के जो प्रवक्ता है, माले के जो नेता है, उनसे जानेंगे, क्योंकि माले यहाँ पर कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीती है और ये भी विपक्ष में है। तो सबसे पहले मौका हमको विपक्ष को देना चाहिए कि ये किस एजेंडे पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अनवर हुसैन जी, सबसे पहले आपको हम मौका दे रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं। आप यहाँ से, आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, राजाराम जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप किस एजेंडे पर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है, हम लोग कहना वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो 2 एजेंडे होते हैं। एक तो स्थानीय लोकसभा का या विधानसभा के क्षेत्र का एजेंडा होता है, और दूसरा चूंकि वो सदन विधानसभा का है तो राज्य स्तरीय है, लोकसभा है तो राष्ट्रीय स्तर का है। तो दोनों जगह के एजेंडे हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र का भी एजेंडा है और राष्ट्रीय एजेंडा। माले से अगर राजाराम जी जीतेंगे तो क्या करें? सबसे पहले तो पूरे देश का जो एजेंडा है, और वो एजेंडा है लोकतंत्र की रक्षा का, संविधान की हिफाजत का। क्या लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में केवल नहीं है, लोकतंत्र लगभग खत्म है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, आज चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग को कायदे से पोल समाप्त होने के बाद 6 महीने के बाद दे देना चाहिए परिणाम कि कितना वोट पोल हुआ, क्या उसका परसेंटेज रहा। तो 9 दिन 11 दिन बाद दिया जा रहा है बैलेट पेपर के जमाने में। आपका जवाब जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अश्विनी चौबे, ये देंगे। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है? आप सभी राजनीतिक दल के सभी सम्मानित जो हमारी उपस्थित है, मैं सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और आपको भी मैं बहुत प्रिय पैनलिस्ट के सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। आप जान रहे थे कि लगातार अभी शादी के कार्यक्रम में आप इनका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। अनवर जी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, और ऐसा अभी तक आप सुने हैं कि वोटिंग समाप्त हो गया और उसका लिस्ट नहीं बनता। आपका पोलिंग एजेंट का मतलब आप नहीं रखते हैं, सारे दल के पोलिंग एजेंट होता है, सबको वहाँ लेता है, सामने सील करता है। ये तो जनता के विरोध कराने की चीज न है कि मान लीजिए 550 पोल हुआ तो पोलिंग एजेंट उस पर साइन करता है, सील लगता है, और उसको हम लोग झोपड़ी में ले के रखते हैं। हम लोग पोलिंग एजेंट रहे हैं, यह तो बात बिल्कुल निरर्थक।
कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। और आप लोग अगर इस बार चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र को खत्म करने के, संविधान को खत्म कर देंगे। इस बात से कितना सहमत है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, किसी का माई के लाभ नहीं कि संविधान को खत्म करना है, समझे? ये लोग के पास मुद्दा है नहीं। माननीय मोदी जी जो कही है, उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्व में भी यहाँ MP थे और काम किए हैं और आगे भी करेंगे। उनका डालमिया नगर का जो सोच था, केंद्रीय विद्यालय का सोच था, एक नवीनगर NTPC में हुआ, एक केंद्रीय विद्यालय भी किया है जयपुर में। दूसरा, इन्होंने कॉलेजियम को भी जो रहते हुए केंद्र में कॉलेजियम के मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे। कॉलेजियम में एक ही परिवार के जज बनते हैं, उसको चुनने के लिए सभी जाति धर्म के लोग का बच्चा बने, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह आवाज उठाए थे। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है भैया? लोकतंत्र तो इन्होंने मुसलमानों के लिए जो भी पूछना चाहते हैं, लोग कांग्रेस से जवाब मांगे, कांग्रेस को लोग से पूछे कि जो अभी कांग्रेस के लिए इन्होंने जो आरक्षण बढ़ा रहे थे, हिंदू के लिए काट रहे थे, ये कहाँ के इंसाफी है? कांग्रेस के लोग से कोई पूछे। आप जदयू के प्रवक्ता हैं, बताइए, ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पहले मैं आप सबों को, पैनलिस्ट के लोगों को और यहाँ उपस्थित लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी दल के साथी मित्रों को भी आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, ईश्वर मुँह दिए हैं, अगर कुछ कहते हैं, ये अनर्गल बातें। भारत इतना विशाल देश, इतना खूबसूरत देश है और यहाँ वैशाली का लोकतंत्र है। वो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है, तो भोपू बच कैसे रहा? भोपू जो रोड पर देख रहे हैं, ये लोकतंत्र का ही नजरिया है कि एक गरीब का बच्चा, चाहे अमीर का बच्चा, चाहे अगड़ा का बच्चा, चाहे पिछड़ा का बच्चा, सीना तान करके आपके पास बात रखता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और कहीं से कोई खतरा नहीं है। खतरा इनके दिमाग का उपज है। तो पलटी मारते रहते हैं आप, पत्रकार महोदय, पलटी का परिभाषा पहले समझिए। सूर्य से मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सूर्य स्थिर है, जितने उपग्रह है बोले चक्कर काटते हैं उसके। नीतीश कुमार की कुर्सी बदल गई, सूर्य भगवान की तरफ चक्कर काटते हैं, चक्कर नहीं काटते हैं। नीतीश कुमार स्थिर है, कभी ये आते हैं, कभी ये आते हैं। हम कहाँ पलटते हैं? आप नहीं पलटते, हम नहीं पलटते हैं, हमारी कुर्सी बदल गई। हम सबसे पहले ये बोले, ईश्वर आपको मुंह दिए हैं, जदयू के प्रवक्ता करके ईश्वर मुंह दिए हैं, तो आप कुछ भी बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से जनता से, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो बिल्कुल जिंदा है, चल फिर रहा है, बोल रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं। तब तो वो जिस भी हॉस्पिटल में हमारे, जिस भी अस्पताल में हमारे कोई देशवासी बीमार हैं, दुर्घटनाग्रस्त होकर के, घायल होकर के हैं, और वो अगर बोल रहे हैं खा पी रहे हैं, तो कह दीजिए कि इनको इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं। लोकतंत्र घायल है। अब दल से तो हम बहुत बात कर लिए, अब हम निर्दलीय के पास चलते हैं। निर्दलीय के जो प्रवक्ता हैं पवन सिंह के, उनके पास चलते हैं। दलों के जो नेता हैं उनके पास अपना अलग अलग तर्क है, अपना अलग अलग एजेंडा है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। दल वाले कर रहे, सत्ता वाले बोल रहे हैं कि लोकतंत्र जो है, राष्ट्र को हमको मजबूत करना है। विपक्ष वाले कर रहे हैं संविधान खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है। तो हम निर्दलीय के पास चलते हैं कि भाई आपका क्या एजेंडा है? क्या देश खतरे में है, संविधान खतरे में है? कहीं तो बिना संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। सबसे प्रथम जितने भी आपके सूर्य विहार से जुड़े हुए जितने भी पैनलिस्ट में आए हुए लोग हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। किसी प्रकार से किसी को, किसी भी लोकतंत्र को खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो आज माननीय राजा राम जी चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर राजतंत्र कायम होता तो चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाता। लोकतंत्र की खूबसूरती है चुनाव, और अगर चुनाव हो रहा है तो लोकतंत्र फिर खतरे में कैसे? तो लोकतंत्र कहीं कभी खतरे में नहीं है। और बात रहा राष्ट्रीय मुद्दे और राजकीय मुद्दे, तो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बिहार में एक संस्कृति को अपने कंधे पे लेकर ढो रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर
हमारी शाहाबाद की मिट्टी, मगध की मिट्टी को एक नया आयाम देना है। तो पवन सिंह के साथ आइए, पवन सिंह के साथ जोड़िए, युवा हैं, युवा को वोट कीजिए और उनके हाथ को मजबूत कीजिए, काराकाट का विकास में अपना सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। कल तक तो आप राजद में थे, अब निर्दलीय के साथ। कल की बातें छोड़िए, आज जहाँ है उसी को लेकर क्यों हृदय परिवर्तन? जब तेजस्वी जी का हृदय परिवर्तन हो सकता है दो बार, 2017 में पर पलटी मारे, फिर 2022 में पलटी मारे, तो हमारा बड़े बड़े नेताओं के पास सिद्धांत नहीं है और अपना ले सिद्धांत होएगा। अपने अंदर सिद्धांत लाइए, उसके बाद हमसे सिद्धांत की बात करेंगे। तेजस्वी जी का सिद्धांत तो भाई गड़बड़ हो गया, वो परिवार को बढ़ा रहे हैं, कितना समय? मैं कहता हूँ जो परिवारवाद की व्याख्या करते हैं, क्या उनके लिए वह परिवारवाद नहीं रोकता है? नवादा में परिवारवाद नहीं रोकता है? आपको जमुई में परिवारवाद नहीं रोकता है? आपको और जगह पर जो हमारे राजनाथ सिन्हा गृह मंत्री, उनके बेटे विधायक और एमपी वह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? अरे पप्पू यादव को बलि क्यों दे दिए भाई? पप्पू यादव को काहे आप लोग रास्ते में हटा? पप्पू यादव हमारे दल में थोड़े हैं, वो अपना स्वतंत्र दल और का है। आपके गठबंधन में तो आए थे। गठबंधन में आए, मेरे दल में गठबंधन में थोड़े आए और तुरंत कांग्रेस को नहीं मानते आप लोग? खड़ा हो गए। हम लोग मानते हैं तो कांग्रेस हमारे साथ है, वो स्वयं निर्दलीय खड़ा हो गए। उनमें दल में रहते तो रहना चाहिए थे कांग्रेस में ना। क्या आप मानते हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में? निश्चित संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। जो भाईचारगी और शांति होनी चाहिए वह देश से विलुप्त हो गया है। नफरत की दीवार बनाई जा रही है। और जहाँ तक सवाल है, आप देखिए कि जो अल्पसंख्यक है उन पर कहर ढाया जा रहा है। मस्जिद में नमाज अब हम जनता के पास चलते हैं, सीधा जनता के पास चलते हैं और जनता से ही सवाल देते हैं। क्या देश खतरे में? क्या कहेंगे आप? नहीं, देश खतरे में नहीं है। जो भी पार्टियां का अपने लिए करते हैं, किसी की नहीं करते, बेरोजगारी को कोई नहीं बोलता है। जो भी पार्टी आकर बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं कोई नहीं बोलते हैं, नौकरी के बारे में कोई नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं बोलते हैं। बस अपने बारे में बोलते हैं, अपने के फायदे के बारे में बोलते हैं। हमारे में देश खतरे में है और केवल मोदी जी तीन ही ऑप्शन उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम देश। क्या है भाई, राम मंदिर बनाने के क्यों बात करते हैं, रोजगार का क्यों नहीं बात करते? दाऊद नगर की वही कहा जाए, हमने राजा राम को इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, इसलिए देंगे कि हमारे इंडिया गठबंधन नौकरी देने की बात की है, 30 लाख नौकरी देने की बात कही है। हमारे मोदी जी कहाँ गए? हमारे मोदी जी को देना चाहिए था ना, हर युवा को 2 लाख देना चाहिए, 20 लाख नौकरी होना चाहिए। 20 करोड़ कहाँ से हुआ? क्या कहेंगे आप? अब ये लोग का अपना अपना सोच है, लेकिन हम काराकाट में हैं तो काराकाट का बात करेंगे। और काराकाट में किसी भी दल का कोई भी विकास का बात नहीं करता है, बस जो भी है बस धर्म का राजनीति करेंगे, जाति का राजनीति करेंगे और यहाँ इसीलिए विकास पीछे है। तो किसके साथ दाऊद नगर की जनता जा रही है? काराकाट की जनता किसके साथ जा रही है? दाऊद नगर की जनता इस बार निर्दलीय को चुनेगी। पवन सिंह स्टार हुए, हाँ स्टार बनाएंगे। और काराकाट पहले ही स्टार बन चुका है उनके यहाँ पे नामांकन को लेकर के ही, और आगे विकास देख ही रहा है। आप क्या कहेंगे? काराकाट की जनता कहाँ? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। किसके साथ? एक ही तो है, कौन? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ये तो 400 पार करता है। अब की बार 399 होगा, एक सीट यहाँ से पूरा करेंगे, 400 होगा। एक सीट काराकाट से देंगे। आप क्या कहेंगे? कहेंगे महागठबंधन का हम लोग पक्षधर है। महागठबंधन रोजगार की बात करती है, नौकरी देने की बात करती है, उसका पक्ष। तो यहाँ पर तो राजद के ही विधायक हैं, यहाँ पर दाऊद नगर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, बकरुआ मोड़ पर कोई विकास नहीं हुआ है, आपके विधायक क्या करते हैं? हमारे विधायक तो बहुत काम किए हुए हैं। सांसद तो रहे ना, बीजेपी के ना, उपेंद्र कुशवाहा जी भी रहे हैं, पांसा रहे हैं, महाबली सिंह रहे हैं, क्या करती हैं हमारे दाऊद नगर काराकाट के? क्या किए हैं, एक आध को बता दे। जनता, सीधे हम पैनलिस्ट के पास चलते हैं। जनता का कहना है कि यहाँ पर एनडीए के ही सांसद रहे हैं, चाहे महाबली सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, लेकिन कुछ नहीं किया दाऊद नगर के लिए, काराकाट के लिए। क्या करेंगे? दाऊद नगर काराकाट के लिए क्यों नहीं किया? सिंचाई परियोजना जो दुर्गति था उसका लिए किए। केंद्रीय विद्यालय बच्चों का 8,000 बिना वहीं का एड्रेस देके, काराकाट के एड्रेस
देखते हैं 8,000 बच्चों का फ्री में एडमिशन कराए, क्या जाए शिक्षा जगत में नाम लाए। और क्या कहेंगे, बोल रहे हैं कि मोदी जी रोजगार रोजगार बोल रहे हैं। गूगल पर उठा, मोदी जी ने बोला था कि नौकरी नहीं है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दें। अच्छा, नौकरी नीतीश कुमार दिया कि तेजस्वी दिया? आप महाशय जी, नौकरी सरकार का नीति निर्धारण कौन करता है? अरे जो चीफ है वही नीति निर्धारण करते हैं। नौकरी जो है घर का मुखिया है, कहिएगा कि घर कैसे बन गया, तो घर के सारे परिवार लगे हुए थे मुखिया निर्माण कार्यालय में, बीच में नहीं बोलना है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री और हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, हम इस जनता से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री किसी भी चुनावी सभा में सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई और रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं तो हाथ उठाए यहाँ की जनता। केवल हिंदू मुसलमान पाकिस्तान को खदेड़ देंगे, मुसलमान को भगा देंगे, किसी माई के लाल में ताकत है जो भारत में मुस्लिम निवास करता है भारत से भगा देगा? है ताकत किसी संविधान में? राजा राम जी रोजगार देंगे? बिल्कुल देंगे। हमारे नेता तेजस्वी जी रोजगार दे रहे हैं, उन्हीं के गठबंधन के बैनर चले हैं, तो जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे, निश्चित देंगे। तेजस्वी जी वो जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, वो तो के पाठक के डर से फरार रहते थे, नौकरी फिर कैसे बांटते? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी तो अपने दफ्तर में नहीं जाते थे पाठक जी के डर से। चंद्रशेखर जी के हस्ताक्षर से चिट्ठी बता है मृत्यु पर पत्रकार महोदय जी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और तेजस्वी जी जितना खाका जो तैयार हुआ था रोजगार का, शिक्षा का, सब इन्हीं का बनाया हुआ था। श्रीमान जी इनको रोजगार की बात करते हैं, शोभा देती है। 90 से 2005 तक यही थे। रोड जब जनता मांगती थी तो कहते थे कि 3 छत चल जाओ, पुलिस आएगी। स्कूल में चरवाहा भी वाले फिरवाते और रोजगार और शिक्षा के बात करते। हम जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा अगर सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे इस बार जनता के लिए? क्या एजेंडा है? ये एजेंडा है किसान लोग करेंगे, करने वाले व्यक्ति हैं, तो नहीं कि नहीं करने वाले व्यक्ति। अगर कोई सांसद बनता है 5 साल के लिए, जनता चुनता है 5 साल के लिए, 5 साल तक नहीं चुनेगा लोग, आप करेंगे, नहीं चुनेगा लोग, काम करेंगे, विकास करेंगे, और विकास किए हैं, आने वाला विकास किया है। अनवर जी, इस बार अगर राजा राम जी सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे काराकाट के लिए? उनका एजेंडा बताइए। माले में नेताओं की जो परंपरा रही है, 2 सवाल जनता द्वारा चुने जाने के बाद सदन में जाते हैं तो वो सवाल सदन से नहीं शुरू करते हैं, सड़क से करते हैं, खेत खलिहानों से करते हैं। तो राजा राम जी औरंगाबाद काराकाट के विकास खेत और खलिहान से करेंगे, धरना देके करेंगे? आप बोलने तो दीजिए, आप तो हटा लीजिएगा तो बात तो समझेगा नहीं। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा तरीका यह है कि हमारा लीडर कोई भी सवाल सदन में उठाने के पहले, वर्षों पहले उस सवाल पे वो संघर्ष करता है, लाठियां खाता है। तो हमारा लीडर सोन में कदवन डैम का और फिर जो है औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन का ऑलरेडी वो इसका संघर्ष किए हैं और सदन में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कदवन है, कृषि प्रधान जो ये 8 जिले हैं जिसमें काराकाट है, कदवन डैम बनेगा तो सालों हमारे किसानों को, खेतों को, फसलों को पानी मिलेगा। हमारा ये पूरा लाल मार्केट, पूरा काराकाट के जितने बाजार हैं, हमारी शिक्षा है, चिकित्सा है, सब निर्भर है कृषि पर। तो कृषि प्रधान इन इलाकों के लिए इन सवालों पे, कदवन के सवाल पे कई बार आंदोलन किए हैं, मार्च किए हैं। रेल लाइन के सवाल पर गैर सरकारी संकल्प विधानसभा में पेश किए हैं, जिसको विधानसभा ने सर्वसम्मत जो है पास किया। जदयू वाले बोल रहे हैं, ये आरएलएम वाले बोल रहे हैं कि हम जो है यहाँ के चहुमुखी विकास करेंगे, रोजगार लाएंगे, राष्ट्र मजबूत होगा तो काराकाट मजबूत होगा। ये कर रहे हैं कि हम औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन को लेंगे, खेत खलिहान को पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। पवन सिंह अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे भाई? वो तो निर्दलीय है। पहले इन दोनों के द्वारा उठाए मुद्दों पर जवाब देते हैं। पहली बात की जो आरएलएम वाले हैं वो अगली पार्टी कब बनाएंगे ये बताते हैं। 5 साल में 5 बार पार्टी बनाएंगे। इनका नाम फिर अगला पार्टी का कौन सा नाम होगा ये सोच लें और रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, ठीक है। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि माले सदन से पहले सड़क पे संघर्ष करना चालू है। एकदम सही बात इन्होंने बोला कि ये सड़क पे बहुत जल्दी आते हैं और खेत में भी बहुत जल्दी जाते हैं, लाल झंडा गाड़ते हैं।
जी, और बात रही जो परियोजना की, रेल परियोजना की, तो रेल परियोजना में हो सकता है कि इन्होंने मार्च किया होगा, लेकिन रेल चलाने में भी सबसे आगे यही रहे। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय कोषागार को अगर क्षति पहुंचा है, अगर किसी पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्र को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया है तो पार्टी माले। अगर हमारे युवा हाथ में बंदूक नहीं उठाना चाहते हैं तो उन्हें माले का बहिष्कार हर मुद्दे पे करना चाहिए। पवन सिंह क्या करेंगे भाई? सबसे पहली बात, पवन सिंह ने एक मुद्दा उठाया है, डालमिया नगर फैक्ट्री। डालमिया नगर फैक्ट्री आज पवन सिंह चुनाव में आए हैं, आज हम पवन सिंह के साथ हैं। डालमिया नगर फैक्ट्री बंद हुए आज 20 साल हो गए, आज तक किसी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। जब पवन सिंह ने इसे मुद्दा बनाया तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी कल आए थे सासाराम में, उन्होंने घोषणा किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम डालमिया नगर को चालू करने। तो उनके आने मात्र से अगर ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री के मुख से होता हुआ डालमिया नगर चालू होगा तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो उनके चुनाव लड़ने से ही हो गया। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने कहा है एक पाली पुल है हमारे यहाँ डेहरी और जो काराकाट क्षेत्र को जोड़ती है, वो पाली पुल आज 2 साल से ध्वस्त है। दाऊदनगर का जो सोन ब्रिज है वो आज 1 साल हो गया ध्वस्त हुए, आज तक कोई बनाने का कोई काम नहीं किया। ठीक है, पता नहीं लोग उधर से गुजरते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन किसी का नजर वहाँ नहीं गया। लेकिन हमारे पवन सिंह के मैनिफेस्टो में वो शामिल है। अगर चुनाव जीते और मुंबई भाग गए फिर नाच गाना करने लगे। ठीक है, अगर चुनाव जीते मुंबई भाग गए, अगर चुनाव जीते अगर यहीं पे फिल्म सिटी लगा दिया और 25,000 लोगों को रोजगार मिल गया तो क्या होगा? सही बात। अगर जनता आपको मौका देती है और आप जमीन पर झंडा गाड़ने लगेंगे, लाल झंडा, और रेल में बिहटा रेल लाइन को काम करने की बात कर रहे हैं, अगर रेल को ही चलाने लगेंगे, ये पवन सिंह के प्रवक्ता का कहना है, तो फिर जनता आपको मौका क्यों दे? एक एशिया के सबसे बड़े जो कवि रहे हैं, राइटर रहे हैं, मोहम्मद अकबाल, उन्होंने कहा है कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर फूस एक गंदुम को जला दो। हमको रेल विभाग के तमाम कर्मचारियों को छाड़कर तमाम वैकेंसी जो है जब खत्म हो रहा है, 2-4 रेल जल जाते हैं बच्चों के बदल जाने के बाद, वो रेल के अस्तित्व की रक्षा करेगा कि पूरा विभाग को अडानी अंबानी के हाथों कर दीजिएगा, पूरा रेलवे है, तो वो जो है बड़ा नुकसान है। इसलिए उसके लिए जो भी बच्चे कदम उठाए हैं हम उनका समर्थन करते हैं। भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए और भविष्य में मोदी सरकार तो फिर अब सत्ता में भविष्य में आएगी ही नहीं, कोई भी सरकार आएगी वो ऐसी आत्मघाती कदम नहीं उठावे और छात्र युवा बेरोजगारों और किसानों पर किसी तरह का इस तरह का कानून बना करके हमला नहीं करे जो देश के अस्तित्व को जितना। क्या मोदी इस बार नहीं है? मोदी की जो 10 साल की नीतियाँ रही उससे देश को काफी नुकसान हुआ। आज़ादी के बाद जब हमारे पास एक पुल बनाने की ताकत नहीं थी तो नेहरू जी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में रॉकेट तक बनाने का सफर तय किया। आज स्थिति क्या है? अभी भी अब जनता का सवाल ले लेते हैं, जनता का सवाल ले लेते हैं। बताइए काराकाट के जनता का मूड क्या है? कोई भी नेता यहाँ आते हैं सब लोग कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन भरोसा किस पे? भरोसा अभी किसी पर नहीं है। किसी पर नहीं है। हमारा 2 सवाल है पवन सिंह के प्रवक्ता महोदय से और बीजेपी के और जो गठबंधन के उनसे। पवन सिंह बार बार कहते हैं कि फिल्म सिटी बनाएंगे, पवन सिंह की औकात है क्या फिल्म सिटी बनाने की? फिल्म सिटी है बिहार में, पटना में फिल्म सिटी है। पवन सिंह कितना फिल्म का शूटिंग करवाया बिहार में? तो ये सब भरमाने का काम ना करें, जनता समझ चुकी है। ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल जो एनडीए गठबंधन से है कि वो अपने 10 साल के कामों को क्यों नहीं गिना रहे हैं? अमित शाह आज आए थे तो हम पीओ के ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ये ले लेंगे, उसको कर लेंगे। अरे 10 साल जो किए उसका बताइए ना। 2 करोड़ रोजगार कहा गया, 15 लाख कहा गया है? संसद को 5 साल होना चाहिए, अग्निपीड़न बिल 4 साल होना चाहिए। क्यों नहीं किया? ये गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है कि आप अगर सांसद का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए और अग्निवीर 4 साल, क्यों? केवल अग्निवीर पर नहीं है, हमने
कभी भी नहीं कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमने रोजगार देंगे। निश्चित रूप से सबको अपना हृदय पर हाथ रख के सोचे कि विभिन्न तरह की योजना ला करके, नाना प्रकार की योजना ला करके, पहले मोबाइल देश में नहीं बनता था, ई रिक्शा नहीं था, नाना प्रकार के कितना ज्ञान तभी तो ठीक है नहीं, हम आपको पहले बताएं। हमने रोजगार देने का काम किया। आज सरकारी आंकड़ा है कि 25 करोड़ गरीब को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। और अग्निवीर की इसलिए कि आप विदेश में देखिएगा कि नौजवान जो सारे जो नौजवान है उसमें अगर हम खूब बढ़िया से बात बन करके टाइप करें कि हम क्यों हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए पूरे लोग समाहित हो, उसके लिए हम आरक्षण कोटा में किया है कि 25% को परमानेंट किया जाएगा, फिर उसको 25% रोजगार बढ़ाने का, नौकरी बढ़ाने का एक कैटेगोरिया दिया गया है। अब लोगों को आप जो है ट्रेंड कर रहे हैं कि अगर आपात स्थिति आए तो देश लड़ सके। अब देखिए हम चलते हैं कुणाल प्रताप के पास। यहाँ की जनता जो है गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम फिल्म सिटी बना देंगे, फिल्म सिटी बना देंगे। तो क्या पवन सिंह का हैसियत है कि फिल्म सिटी बना पाए? सर्वप्रथम माननीय जो दर्शक महोदय हैं उनको अपने शब्दों में पहले विभाग करने की जरूरत है। औकात किसकी क्या है? औकात मर्यादा में तो सबको रहना चाहिए। औकात माननीय लालू यादव का 90 से 2005 तक मुख्यमंत्री थे, दोनों पति पत्नी दोनों। उनकी औकात इतनी थी कि वो चाहते तो सबको रोजगार मिल जाता। अरे किसी को नहीं देता, जातियों को उठा के देते थे। कितना 90 से 95 तक जिन लोगों ने बीएड और टीचर ट्रेनिंग किया वो 2005 तक क्यों बैठे रहे? नीतीश कुमार के आते ही उनकी नियुक्ति क्यों हुई? ये सोचने का विषय है। ठीक है। दूसरी बात, औकात उनकी इतनी है कि जब तो काराकाट में आए, काराकाट नेशनल लेवल के चुनाव को देख रहा है। नेशनल लेवल के जितने भी अभिनेता हैं आपके यहाँ आ रहे हैं, उनकी औकात ये है, उनकी औकात ये है कि एक अदना सा आदमी कम से कम इतनी घोषणा तो करता है कि हम आएंगे तो 25,000 लोगों को रोजगार देंगे। और जिनको फिल्म सिटी की समझ होगी वो जानते होंगे कि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा का क्या है। और एक चीज, जितना रोजगार फिल्म सिटी के वजह से यहाँ आएगा उतना रोजगार शायद कोई फैक्ट्री लगाने से भी नहीं आएगा। उन्होंने बोला है आप एक बार वोट दीजिए, वोट देने के बाद उनसे उनकी औकात पूछी जाएगी। जब तक वो नेता, अभी आपके बेटा बन गए हैं, आप उनको नेता बनाकर सदन भेजिए। हमारे सबसे आग्रह है जितने भी युवा भाई हैं उनसे कि आप युवा को वोट दीजिए। अगर युवा जीत के जाएगा, कुछ काम करेगा, युवाओं को सुनेगा, युवाओं के लिए नई नई नीतियां बनाएगा। लेकिन बूढ़े लोगों के क्षमता नहीं है, वो तो सदन ही नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा एक चीज, कुणाल प्रताप जी, यहाँ जनता आप देखिए, कुणाल प्रताप जी जो है आरजेडी के यहाँ पूर्व विधायक के बेटे यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। और जब कुणाल प्रताप जैसे लोग टूट करके और पवन सिंह के साथ जाएंगे तो क्या होगा? कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारे फादर, समीकरण तो बहुत बुरा है। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारे फादर का टिकट काट दिया गया, इसलिए हम इनके खिलाफ हो गए और इनके साथ हो गए। माननीय अगर हमको साथ होना होता तो हम भाजपा के साथ चले जाते, क्योंकि उनका विपक्ष में अगर कोई ताकतवर पार्टी खड़ी है तो वो भाजपा खड़ी है। पवन सिंह को भाजपा से जोड़ के ही तो देखा जा रहा है, बी टीम माना जा रहा है। आप हमको रानी मुखर्जी के साथ जोड़ दीजिए, तो क्यों भैया जोड़ने और तोड़ने की बात मत कीजिए। जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, हमारी सदस्यता गई है, अभी हमारे कैंडिडेट का सदस्यता रद्द किया गया है। मोदी कुछ बोले नहीं, जब सुरा में पवन सिंह के बारे में एक शब्द नहीं बोले, लोगों का शक तो इसी बोल रहा है। जब उनके बारे में मोदी कर रहे हो तो बाकियों का क्या हाल होगा? एक आदमी सवाल उठा रहे, भाई क्या कहेंगे आप? मुझे कहना है, पवन सिंह के प्रवक्ता साहब जी ने कहा कि माले का मैं हर समय विरोध करूँ। उनको पता होना चाहिए कि 2018 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जब समझौता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, तो उस समय भीम आर्मी के लोग और यही माले के लोग, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग रोड पे उतरे और इतने जन सैलाब कि गरीब गुरबे वंचित तबके के लोगों को 9 हमारे भाइयों को हत्या किया गया और उसके बाद सारे लोगों को जेल भेजा गया, यही बीजेपी शासित राज्यों में। और उस समय से आज जो है फिल्म का जो ये बनाने की बात किया जा रहा है, सबसे पहले बात बता दें कि समय कम है। आप किस दल से हैं ये बताइए? आपका गमछा तो मेरा भीम आर्मी दल है। आप अभी किसके साथ है भाई? इंडिया के साथ है, एनडीए के
साथ? अभी मैं भारतीय संविधान के साथ हूँ, और जो भारतीय संविधान के साथ है, संविधान के साथ यहाँ कौन है काराकाट में, ये तो बताइए जनता को। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, अभी देखिए इनका अभी सामने आया है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इन पर क्या कहेंगे? बाबा कहाँ चले गए आप? पहले ही तबीयत खराब पहले सबको बता दीजिए कि हमको यहाँ आने के पहले में हम आपको बताया था कि मैं किसी तरह से आपके डिबेट में आ रहा हूँ। आपका तबीयत कहीं पवन सिंह तो नहीं खराब कर दी? और से खराब नहीं कर दिए। कार्यक्रम था अमित शाह जी के, माननीय गृह मंत्री जी का, लगातार 4 दिन से हम जगे हुए हैं और बहुत अब हम जनता का कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे और उसके बाद हमारे साथी जो है कार्यक्रम शुरू करेंगे। जनता से हम सबसे पहले जवाब लेंगे। आप सब कुछ देख रहा भाई कि आप जनता, लेकिन मेरा कहना है कि आखिर आप लोग भी यहाँ इस दाऊदनगर में आते हैं जब चुनाव का माहौल है, और इसके बीच में ना आपका पता होता है न कोई नेता का पता होता है। अभी सभी लोग आते हैं कि हम माले से हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं, हम जो है मोदी से हैं, हम पवन सिंह हैं। लेकिन ये बताइए कि 1 जून के बाद और 4 जून के बाद आप लोग आएंगे और कोई जो जीत के जाएंगे वो कभी आएंगे? यहाँ के विधायक जो भी जीत के गए कई बार आए, यहाँ की समस्या को कोई देखने वाला नहीं होता। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, मुड़ के देखते हैं। ये बड़ा सवाल है। मेरा सवाल है, जो कुणाल भैया अभी बोल रहे हैं कि हम पवन जी के साथ हैं, ठीक है, पवन जी के साथ है, बहुत बढ़िया चीज है। और जो पवन जी आज बीजेपी में मिल जाते तो हमारे कुणाल भैया भी बीजेपी में चल जाएंगे, ये भी हो सकते हैं। हम पवन सिंह के समर्थक हैं और ये बोलना चाहते हैं कि अगर पवन सिंह जीते हैं तो हर गांव में 4 दिन के बाद हर गांव में घूमेंगे और ये घूमने का वादा हम पूरा करवाएंगे। कौन कहते हैं? अब हम सवाल ले लेते कुणाल भैया की, पवन सिंह से सवाल है भाई, वादा तो करते हैं, सभी चुनाव में वादा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या यहाँ रहेंगे? वो नहीं रहेंगे तो भी हम लोग काम करेंगे। एक सवाल और है ऑडियंस का कि अगर पवन सिंह बीजेपी में चले जाएंगे तो क्या कुणाल प्रताप भी बीजेपी में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपने विचारधारा के साथ है। आप ये भी क्या, आप अगर आप माले अगर यहाँ से जीतती है तो आप क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव में तो वादा कर रहे हैं लेकिन चुनाव वादा भाग जाएंगे। आपके विधायक ने लोगों की सुधि नहीं कर रहे हैं, यहाँ से राजद के ही विधायक हैं लेकिन जनता के बीच नहीं रहे। आप देखिए रिकॉर्ड उठा करके कि यहाँ माले के विधायक और आरजेडी के विधायक जो समस्या के लेके हम ही लोग रोड पर उतरते हैं, दूसरा कोई रोड पर उतरता नहीं है। जब भी देखिएगा तो आंदोलन या संघर्ष हम लोग करते हैं। आपके विधायक तो पटना में रहते हैं भाई, बाहर रहते हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं, पटना में कहाँ रहते हैं? आप रोज देखते हैं, कल भी देखे थे, परसों भी रोज प्रतिदिन क्षेत्र में। अरे चुनाव में है ना, चुनाव के बाद भी रहते हैं, बराबर हमेशा रहते हैं। इस बात से सहमत है आप? जनता से पूछ लीजिए, हम क्या बोले? आपको डर लगता है? हम बोलेंगे तो अतिशयोक्ति होगा, हमारे ऊपर केस भी कर चुके हैं वो। अरे भाई ये तो बोल रहे हैं कि इनका आपके विधायक इन पर केस करवा रहे हैं। ऐसा तो हमको मालूम नहीं है। पहले तो साथे साथे रहते थे। हो सकता है साथे साथे तो जुदा जुदा नहीं होते थे, पार्टी मार देते हैं।